Welcome again. As all of we know that we are discussing chemistry Olympiad previous year questions, or we are discussing INCO second stage of chemistry Olympiad. In the last session, we were discussing about equilibrium and thermo problems. So today we will be continuing on the same topic. So let us start with the new question here. So our first question is related with the vinegar. अब विनेगर क्या होता है? विनेगर होता है एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है हमें कि सैंपल ऑफ विनेगर हैज 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड। मीनिंग क्या हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एंड डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन 1.05 ग्राम पर ml, राइट। सो अब हमें क्या क्या पता है? वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड पता है कि 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन। तो व्हाट वी कैन डू? अब क्वेश्चन पूछा क्या है हमसे? कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ एसिटिक एसिड, यानी मोल पर लीटर में हमको कैलकुलेशन करना है। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले एसिटिक एसिड का वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब आप इसके लिए डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। 5 ml का वेट कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 1.05, तो इतना उसका वेट हो जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, ये आपके एसिटिक एसिड के मोल्स हो जाएंगे। और इतने एसिटिक एसिड के मोल्स कितने में? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो 1000 ml में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाई 10। तो दिस शुड बी द व्हाट यू कैन से मोलारिटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो आप इससे इसकी मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं एसिटिक एसिड की। ये एक आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द पीएच ऑफ अबाउ विनेगर सैंपल। एसिटिक एसिड का के गिवन है। तो एसिटिक एसिड का अगर के गिवन है, तो अगर आप इस इक्विलिब्रियम को देखेंगे तो विल फाइंड आउट कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है वो सी अल्फा होगी। और अगर हम इसका के कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। वी कैन नेग्लेक्ट अल्फा एज कम्पेयर टू 1 क्योंकि के काफ़ी कम है। तो इससे आपका अल्फा हो जाएगा रूट ऑफ के बाई सी, और H प्लस हो जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो रूट ऑफ के मल्टीप्लाई बाई सी। सी मीन्स मोलारिटी, तो मोलारिटी आपने पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट की, के क्वेश्चन में आपको गिवन है। you calculate pH and after pH you can calculate H plus ion, and pH होगा माइनस logarithm of H plus ion concentration। तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन की pH कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आसान है, सिंपल बेसिक्स पे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब आपसे क्या कह रहे हैं? 100 ml of above vinegar sample is diluted to 250 ml। ओके, तो डाइल्यूटेड 250 ml किया, यानी कि आपका जो नई कंसंट्रेशन है वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो नई कंसंट्रेशन डाइल्यूशन से डिक्रीज होगी। तो जितने टाइम आपने डाइल्यूशन किया उतनी टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो नई मोलारिटी को आप कैसा कह सकते हो कि मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 250। तो इतने टाइम उसकी मोलारिटी कम हो गई सॉल्यूशन की। ठीक है। 25 ml ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी 0.1 है। ओके, ठीक है। तो अब आपसे क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 10 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन वाज एडेड। ओके, सो द रिएक्शन विल बी एसिटिक एसिड प्लस NaOH विल गिव सोडियम एसिटेट प्लस H2। ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगी और इक्विलिब्रियम पे होगी। अब आपसे कह रहे हैं कि 10 ml ऑफ NaOH
solution was added। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना होगा कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो रफली अगर आप एक चीज देखेंगे तो इनिशियल मोलारिटी अगर हम रफली कैलकुलेट करके देखें तो लगभग ये 10.5 मल्टीप्लाई बाई 5, 10 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये 52.5 होगा डिवाइडेड बाई 60। दिस शुड बी द इनिशियल मोलारिटी, और इनिशियल मोलारिटी अब आपका डिवाइडेड बाई 2.5 और कर दें तो नई मोलारिटी आपकी हो जाएगी 52.5 डिवाइडेड बाई 60 एंड डिवाइडेड बाई 2.5। ये मोलारिटी होगी मल्टीप्लाई बाय इसका कितना वॉल्यूम लिया है हमने 25, इतना वॉल्यूम लिया है हमने। और NaOH के कितने मोल्स यूज किए हैं, ये इतने मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हो गए हम कह सकते हैं। अब कितने मिलीमोल ऑफ NaOH लिया हमने 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, किन से कि हमने 1 मिलीमोल ऑफ NaOH यूज किया है। नाउ वी कैन चेक कि एसिटिक एसिड 1 मिलीमोल से कम है या ज़्यादा है यहाँ पर, तो हमें क्लियरिटी ज़्यादा होगी। तो हमारा 10 टाइम ये हो गया तो 525 डिवाइडेड बाई 60, तो एसिटिक एसिड इज मोर देन 1 मिलीमोल। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका NaOH will react with acetic acid and it will give sodium acetate। तो अब आपका चूंकि लिमिटिंग रिएजेंट आपका NaOH है तो सोडियम एसिटेट कितना मिलीमोल बनेगा 1 मिलीमोल बनेगा, और एसिटिक एसिड कितना बचा रह जाएगा, एसिटिक एसिड इतना बचा रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड का हो गया। तो जब वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड की बात करेंगे तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सॉल्यूशन एक बफर बन गया। तो पीएच शुड बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ concentration of salt divided by concentration of acid। we will use this formula। pKa हमको पता है, पहले से कैलकुलेट किया हमने, ये गिवन है क्वेश्चन में। और सॉल्ट की कंसेंट्रेशन आपकी 1 मिलीमोल डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगी, तो डायरेक्टली यू कैन पुट द वॉल्यूम सॉरी मोल्स। तो 1 मिलीमोल आप यहाँ पे रख देंगे और ये आप यहाँ पे रख देंगे, तो इससे आप पीएच कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो आप इसको करके देखिए और आंसर फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट इज थ्योरेटिकल एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। इक्विवेलेंस पॉइंट किसका इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना है आपको, एसिटिक एसिड प्लस NaOH की रिएक्शन का निकालना है। यानी कि उस वक्त हम क्या मानेंगे कि सारा का सारा दोनों रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, सोडियम एसीटेट में। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर हमको सोडियम एसीटेट बचा रहेगा सॉल्यूशन में, तो सोडियम एसीटेट की पीएच निकालनी है। तो व्हाट विल डू, ये जो सॉल्ट है सोडियम एसीटेट, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब इस तरह का सोल्ट होगा तो यहाँ पर जो एनायनिक पार्ट है वीक एसीटेट आयन, उसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो एसीटेट आयन का हाइड्रोलिसिस होगा और एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस आयन, वी विल राइट दिस इक्वेशन। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी कह सकते हो या इसको आप KB भी बोल सकते हो, क्योंकि वीक बेस की तरह से ट्रीट करेगा एसीटेट आयन यहाँ पर। तो वो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा KW डिवाइडेड बाय Ka ऑफ एसिटिक एसिड। तो आपको अब क्या पता है, KB पता है। तो अब OH माइनस आयन से आपको पीएच निकाल सकते हो, तो OH माइनस आयन होंगे C अल्फा, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और अल्फा का रिलेशन फिर वही हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ KB बाई C, और KB की जगह आप रख सकते हो रूट ऑफ KW बाई KA मल्टीप्लाई बाई C। तो OH माइनस आयन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो OH माइनस आयन आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, रूट ऑफ KB इंटू C।
मीन्स KW मल्टीप्लाई बाय C डिवाइडेड बाय K। तो यू फाइंड आउट द OH माइनस आयन और उससे आप फिर POH निकाल लेंगे और 14 माइनस POH करके pH कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। तो इसमें क्या है कि आपको जितने टोटल मिलीमोल ऑफ एसिटिक एसिड के हैं उतने ही मिलीमोल ऑफ NaOH भी लेना पड़ेगा। तो उतना मिलीमोल NaOH लाने के लिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल एसिटिक एसिड के मिलीमोल कितने हैं, ये हैं, और NaOH की कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 है। तो अब आपको ये कह सकते हो कि आपको करना क्या है कि भाई आपके पास टोटल मिलीमोल्स इसके हैं 525 डिवाइड बाई 60, दिस इज द टोटल मिलीमोल ऑफ एसिटिक एसिड। तो इतने मिलीमोल NaOH भी चाहिए, तो दिस शुड बी 0.1 मल्टीप्लाई बाई V। तो आप इससे आसानी से V कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो अब फाइनली उतने ही मिलीमोल ऑफ एसिटिक सोडियम एसीटेट भी मिलेंगे। तो आप कंसंट्रेशन कैसे निकाल लेंगे, सोडियम एसीटेट के जितने मोल्स बने डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम प्लस एसिटिक एसिड की जितनी वॉल्यूम थी, तो दिस शुड बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन सॉरी मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। A pH meter is usually calibrated using standard buffer solution for which the pH is exactly known. The buffer solution consisting of sodium acetate and acetic acid with pH 5. Okay. एक बताएंगे बफर सॉल्यूशन है, इसकी pH 5 है। ओके। अब आगे कह रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ओके, 250 ml ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन। ओके, हमें चाहिए pH 5 और हमारे पास बफर का फार्मूला क्या है, pH शुड बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सोडियम एसीटेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन। बेसिकली भी एसिटिक एसिड इक्विलिब्रियम में है एसीटेट आयन के साथ में। अब हमको क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है कि pH 5 है और pKa हमको ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगभग 4.75 के आसपास होगी, जो वैल्यूज गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये pKa हमको पता है, pH गिवन है कि pH 5 चाहिए। अब हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन। मोल्स के टर्म में निकालना है। तो पहले हम एक चीज देखें कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड in all form of the solution is 0.8 molar। ओके, तो all form का मतलब है कि एसिटिक एसिड के फॉर्म में भी होगा और एसीटेट आयन के फॉर्म में भी होगा। तो सपोज यहाँ पर एसिटिक एसिड की जो फॉर्म है उसके फॉर्म में ये वैल्यू C है और एसीटेट आयन के फॉर्म में ये X है। तो व्हाट इज गिवन कि C प्लस X, ये टोटल कंसंट्रेशन जो है वो 0.8 मोलर है। तो अगर अब हम इसको ये देखें कि इसमें से कुछ वैल्यू सोडियम एसीटेट की है और कुछ वैल्यू एसिटिक एसिड की है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले इस तरह सॉल्व करके देखूं कि इनिशियली सारा का सारा एसिटिक एसिड ही होगा 0.8 मोलर, और जितना भी एसीटेट आयन आ रहा होगा वो इनिशियल एसिटिक एसिड से ही आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि x डिवाइडेड बाई 0.8 माइनस एक्स, तो इट विल सॉल्व आवर पर्पज, क्योंकि ये जो C कंसेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पे है। तो इनिशियली जो सारा का सारा एसिटिक एसिड होगा वो 0.8 ही होगा। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा
कि एसीटेट आयन की कंसेंट्रेशन कितनी चाहिए हमें और एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी चाहिए टू हैव द pH 5। तो पहले हम इसको x को सॉल्व कर सकते हैं, पर x जो कंसेंट्रेशन आएगी वो क्या आएगी मोल्स पर लीटर में, और हमें मोल्स कितने में चाहिए 250 ml में चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा उस मोल को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी द फाइनल मोल्स ऑफ एसिटेट आयन एंड एसिटिक एसिड। क्लियर है? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। चलिए फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। मैलेइक एसिड इज ए डाइप्रोटिक एसिड। ओके, मतलब नॉर्मली मतलब मैलेइक एसिड का मतलब क्या हो गया, कोई इस तरह का एसिड है आपका, तो ये डाइप्रोटिक एसिड हो गया। डिपेंडिंग ऑन पीएच मैलेइक एसिड कैन एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन इन डिफरेंट फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म का मतलब है कि एक H प्लस निकल सकता है, दोनों H प्लस निकलते हैं। इफ द अनडिसोसिएटेड एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज H2M, ठीक है, द डिफरेंट फॉर्म इन विच इट कैन एग्जिस्ट एज H2M, ठीक है, एक प्रोटोन, ये न्यूट्रल फॉर्म ये हो गई, एक प्रोटोन निकल गया तो ये फॉर्म होगी, दोनों प्रोटोन निकल गया तो ये हो गई, ठीक है। Ct टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन ऑल फॉर्म एंड द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड अल्फा, ठीक है, ये सारी बातें यूज की है, ठीक है ठीक है ठीक है। आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पर एक इन्होंने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, पीएच वर्सेस टोटल कंसंट्रेशन बता रहे हैं। तो ये वाली लाइन आपको बता रहे हैं कि हमने अगर 1 फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हुए जा रहे हैं तो यहाँ पर आते आते लगभग pH 4 पे ये H2M खत्म हो गया है, ठीक नहीं है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब ये खत्म हो रहा है तो साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये इसकी कंसंट्रेशन जब ये खत्म हो गया तो इसकी मैक्सिमम हो गई है। उसके बाद में नेक्स्ट इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर HM माइनस आयन डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे ये HM माइनस आयन डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे M2 माइनस आयन इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये ग्राफ इस तरह से दिखाया है, ठीक है। अब ये डाइप्रोटिक वीक एसिड है, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो या जैसे हम एक पॉइंट की बात करें, ये जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये पॉइंट यहाँ पर और ये जहाँ पर क्रॉस करके दोनों मिल रहे हैं, तो इस वक्त हम क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट पर H2M की जो कंसेंट्रेशन है वो किसके बराबर है HM माइनस के, और चूंकि ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है और वीक एसिड है, इसलिए इस वक्त जो पीएच होगी उसके लिए फार्मूला हमारा क्या होगा pKa1 प्लस लॉग ऑफ HM माइनस डिवाइडेड बाय H2M। और चूंकि दोनों इस वक्त बराबर हैं, ये वैल्यू 0 होगी तो pH pKa1 के बराबर हो गया। तो इससे मतलब इस पॉइंट का जो वैल्यू आएगा लगभग वो हमको किसके बताएगा pKa1 को बताएगा। तो सिमिलरली ये पॉइंट आप बता सकते हो कि किसको बताएगा, हमको pKa2 को बताएगा, क्योंकि इस वक्त किस किसकी कंसेंट्रेशन बराबर हो गई है M2 माइनस और HM माइनस की। क्लियर है? ठीक है, तो देखो बच्चों आगे देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहला पार्ट देखिए, द pH at which 90% of HM minus is converted to M2 minus। ओके, देखिए एक तरीके से ये देख सकते हैं कि एक तो ग्राफ से मालूम चल रहा है कि जब 90% करीब ये है तो ये लाइन यहाँ पे करीब आ रही है 7 और 7 से थोड़ी सी ज़्यादा, तो 7.1 के आसपास आ रही है पीएच जब 90% आपका सेगमेंट में ये M2 माइनस है, ये कह सकते हैं। तो एक तरीका है देखने का। दूसरा एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये भी है कि जब ये 90% हो रहा होगा उस वक्त पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीएच होगा pKa2 प्लस लॉग ऑफ, अब 90% ये बन गया तो आप कहेंगे 0.9 डिवाइडेड बाई 0.1, ये बचा होगा HM माइनस, और pKa2 6 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, लगभग हम कह सकते हैं 6.2 के आसपास करेंगे, तो 6.2 प्लस लॉग आप 9 रखेंगे तो लगभग वैल्यू उतनी ही आपको आ जाएगी।
तो रफली पीएच में 7.1 के आसपास है। ग्राफ बहुत अच्छा नहीं बनाया हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर वो वैल्यूज को रेंज में एक्सेप्ट करेंगे 7 से 7.2 तक। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि PKA1 एंड PKA2 ऑफ मैलिक एसिड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो PKA1 है वो देखिए इस पॉइंट के आसपास है, यहाँ पर 2 से थोड़ा सा कम है, तो रफली मतलब जो आंसर एक्सेप्टेड थे वो इस तरह के थे 1.7 से 1.9, तो क्योंकि वो ग्राफ अच्छा नहीं है इसलिए ऐसा था। और PKA2 आप ये कह सकते हो अगेन 6.1 6.3, मतलब इस तरह से आ जाएगा, इस रेंज में 6.1 से लेकर 6.3 तक इस तरह से एक्सेप्टेड होंगे। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडिकेटर दैट कैन बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। अब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा? फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा कितनी पीएच पे, जहां पर कि आपका पहली रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ के आसपास कंप्लीट हो रही है आपकी, जहां पर पीएच 4 के करीब आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो शार्प चेंज आएगा वो मतलब 3 to 5 के रेंज के बीच में कहीं पे आएगा। तो इस इस रेंज में जो आपका इंडिकेटर आ रहा होगा उसको हम यूज करेंगे, क्योंकि इस रेंज में वो अपना कलर चेंज करेगा। तो आप 3 to 5 के रेंज में देख लो, जो इंडिकेटर आ रहा होगा वो यूज करेंगे। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा है ब्रोमोफिनॉल ब्लू, उसकी पीएच रेंज 3 से 4.6 की है, तो वी कैन यूज दिस इंडिकेटर हियर। बात समझ में आ गई होगी आपको कि हम चूंकि इक्विवेलेंस पॉइंट 4 पे है, तो उस वक्त पीएच में थोड़ा शार्प चेंज होता है, तो उसके दाएं बाएं जो लगभग आप देख सकते हैं कि 3 से 5 के बीच इस तरह का कर्व आ रहा है, तो हम उस तरह के इंडिकेटर को यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके, बोथ फॉर्म साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और इनका फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ फॉर्मेशन कांस्टेंट का? सिल्वर पर +1 चार्ज होगा, तो Ag प्लस +2Cn-आयन, इससे आपका बन रहा है AgCn(2 - 1). इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसको हम Kf1 कह सकते हैं, 4.2 × 10⁻20। Similarly for gold we can write Au plus +2Cn- giving AuCn2 इसका Kf2 का वैल्यू हो गया है 1.0 × 10⁻37। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ओके, अब आप इस रिएक्शन को देखिए और देखिए कि इस रिएक्शन का, इन दोनों रिएक्शन में इसको नंबर 3 दे देता हूँ इस रिएक्शन को, तो 1 इसको दे देता हूँ, 2 इसको दे देता हूँ। तो अब आप 1 2 3 में कोई रिलेशन बना सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से इफ वी से दैट इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 इज गिविंग इक्वेशन 3, तो सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस रिएक्शन का जो के फॉर्मेशन है, या के रिएक्शन कहते हैं इसको, इसको फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, के रिएक्शन है, वो क्या हो जाएगा Kf2 डिवाइडेड बाय Kf1। तो आप सीधा सीधा ये कैलकुलेट कर लीजिए, आपको रफली ये आंसर आ जाएगा 2.38 × 10⁻16। राइट। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन और आज और डिस्कस किए हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस 1 2 मोर क्वेश्चन ऑन इक्विलिब्रियम, सो दैट आपको इस टॉपिक में पूरी तरीके से स्ट्रेंथ आ जाए। आई थिंक आज के पॉइंट आपको क्लियर होंगे, तो आज हम यही एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।